गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, टेक ओवर ऑफ द कंपनी। टेक ओवर ऑफ द कंपनी। तो ये अभी हम आपको केवल कंसेप्ट बनाएंगे, टेक ओवर ऑफ द कंपनी। एक कोड है वो अभी नहीं बताएंगे, सेबी टेक ओवर कोड। सेबी टेक ओवर कोड है। इस सेबी टेक ओवर कोड को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली केवल आपको आज हम बता रहे हैं ओनली कंसेप्ट। ये टेक ओवर का कंसेप्ट क्या है, बाद में आपको रूल्स रेगुलेशन जब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में टेक ओवर होता क्या है। हम सुनते तो बहुत हैं टीवी पे कि आज इस कंपनी का टेक ओवर हुआ, उस कंपनी का टेक ओवर हुआ, ठीक है। अभी हमें केवल बताना क्या है, टेक ओवर का मतलब क्या है, इस टेक ओवर का मीनिंग क्या है। टेक ओवर का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि ये जो टेक ओवर है इसका मीनिंग समझिए जरा ध्यान से, अटेंशन से, बिल्कुल अपने दिलो दिमाग जहन में बैठा लीजिए। टेक ओवर क्या है, लिखना बाद में भी हो जाएगा क्योंकि लिखने के लिए हमने आपको ई बुक दी हुई है और इसमें से भी आप रिवाइंड करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है टेक ओवर, क्योंकि एज सच दिस वर्ड टेक ओवर, this word takeover is not defined in the Company Act. Company Act में takeover not defined in Company Act. ये not defined in Company Act. Company Act में ये कहीं भी define नहीं. It is not defined in the Company Act. ठीक है। अब आपके साथ then what is to be understood why, तो हमको समझना then अब हमें समझना है what is to be understood, what is to be understood by terms, by term turnover, take over, ओके। क्योंकि ये एक्ट में तो कहीं डिफाइन किया नहीं है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा, डिक्शनरी मीनिंग देखना पड़ेगा, कहीं भी टेक्निकल पार्लेंस में देखना पड़ेगा, जनरल पार्लेंस में देखना पड़ेगा, जनरल यूज में, कस्टम में, इसके हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा। ये हमें एक जनरली अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी टेक ओवर रियली होता क्या है, ठीक है। यदि जनरल पार्लेंस में कहें तो या इसको डिफाइन करें तो आप डिफाइन कर सकते हैं टेक ओवर क्या है, टेक ओवर इज द एक्विजिशन, टेक ओवर ऑफ द इज द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, टेक ओवर इज द एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल over the management of any company, of management of any company। क्योंकि यहां पे हम एंटरप्राइज नहीं, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कंपनी की, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि यहां जो हम टेक ओवर समझ रहे हैं, टेक ओवर फर्म का भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है, किसी भी चीज का टेक ओवर हो सकता है। लेकिन यहां हम जो टेक ओवर समझ रहे हैं किसका, टेक ओवर ऑफ द कंपनी। तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि टेक ओवर इज द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑफ एनी कंपनी कर दिए, ऑफ ए कंपनी कर दीजिए, ओके। तो कुल मिला के क्या हो गया, टेक ओवर क्या हो गया, इट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन किस चीज का, कंट्रोल किसके ऊपर, मैनेजमेंट, ओके। तो एक्विजिशन, तो इससे हम क्या समझे,
यदि कोई पर्सन किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है तो वो एक्वायर कैसे कर सकता है? वो कंपनी एक्वायर होने के लिए या कंपनी टेक ओवर करने के लिए इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्वायर, खरीदने वाले को, टेक ओवर करने वाले को, खरीदने वाले को, टेक ओवर करने वाले को एक्वायर करते हैं। और जो एक्वायर होती है उसको, जो कंपनी टू बी एक्वायर्ड होती है उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं? टारगेट कंपनी कहते हैं। यानी एक्वायरर को ए और इसको क्या देते हैं? टी, एक्वायरर एंड टारगेट कंपनी। यानी जो कंपनी खरीद रहा है, जो एक्वायर कर रहा है वो एक्वायरर, और जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा है उसको कहते हैं टारगेट। ओके, तो अब क्या करना है? यदि ए टी को लेना चाहता है, इफ ए वांटेड टू एक्वायर टी, तो उसको क्या करना होगा? उसको करना ये होगा कि उसके मैनेजमेंट पर कंट्रोल करना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। उसका मैनेजमेंट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट एक्वायर करना पड़ेगा। अब कंपनी का मैनेजमेंट होता क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट कहां होता है? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ इफ ए वांट्स टू एक्वायर, नाउ इफ ए वांट्स टू एक्वायर टी, ए वांट्स टू एक्वायर टी, तो उसको क्या करने पड़ेगा? ही हैज टू एस्टेब्लिश, उसको क्या करना? एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ टी। ए को क्या करना पड़ेगा? उसके मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके क्या करना होगा? मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करना। अब मैनेजमेंट पे कंट्रोल कैसे करेंगे? मैनेजमेंट कहां होता है? अब मैनेजमेंट जो है, ये जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कहां होता है? हाँ जी बताइए। मैनेजमेंट लाइज, जो मैनेजमेंट है इट लाइज, कहां मैनेजमेंट लाई करता है? इट लाइज, कंपनी का जो मैनेजमेंट है इट लाइज कहां पे लाई करता है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन द हैंड्स ऑफ, लाइज इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ बीओडी। जो इसका कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैंड में लाई करता है। मैनेजमेंट कहां लाई करता है? मैनेजमेंट लाई करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट लाई करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैंड में। ठीक है, तो मैनेजमेंट टेक ओवर का मतलब क्या है? टेक ओवर मीन्स, हाँ जी, तो ये मैं यहां से अरेंज कर देता हूं। तो टेक ओवर का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, बात समझ में कुछ आ रही है? टेक ओवर का मतलब क्या है? तो कुल मिला के टेक ओवर मीन्स, क्या हुआ? कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एस्टेब्लिश, यानी टेक ओवर मीन्स टेक ओवर और एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंट्रोल कैसे होगा? अब कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कैसे होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल क्या होगा? किसकी पावर है? कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी कि हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर, उनको डायरेक्ट करने की पावर, यदि बीओडी को डायरेक्ट करने की
पावर आ जाए, ठीक है। ठीक है, पावर आ जाए, यानी सारी की सारी ये पावर क्या आ सकती है, 100% आ सकती है, मेजॉरिटी आ सकती है, या फिर जैसे अभी इलेक्शन में होता है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग। तो टेक ओवर को यदि सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग, ये जो एक्ट कहता है, ये कहता है यदि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, डायरेक्ट करने की यदि हमारी पावर है, 100% ना भी हो, मेजॉरिटी ना भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा डायरेक्टर हमारे हों, सबसे ज्यादा डायरेक्टर हमारे हों, सबसे ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर हमारी हो। ये सबसे तुम्हें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि टेक ओवर के लिए सर 50% टेक ओवर माना जाएगा, 20% माना जाएगा, 25% माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो एक्ट है उसने कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया है। कितना होना चाहिए टेक ओवर का मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 20% का और आपने 21% शेयर होल्डिंग कर दी, इसका मतलब उस कंपनी का टेक ओवर किसने कर लिया, आपने। आपको टेक ओवर करने के लिए 100% की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, गलत करके आते हैं, मिसकंसीव्ड नोशन है, तो आपको पास करना है। समझ में आया? यदि किसी कप में कॉफी भरी हुई हो तो चाय जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो इसी तरह बेटे यदि आपने कोई कंसीव्ड नोशन है, ब्रेन अपना साफ कीजिए। टेक ओवर का मतलब 100% टेक ओवर नहीं है, मजो 50% नहीं है, केवल मतलब है कि आप उसके सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। किसी भी एक पर्सन के पास या एक ग्रुप के पास उतनी होल्डिंग नहीं है जितनी होल्डिंग आपके पास है, तब क्या हो गया, इसका मतलब टेक ओवर है। तो टेक ओवर के लिए क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जैसे होती है तो सिंगल लार्जेस्ट होल्डिंग। बेटे यहां तो क्या है, मेजोरिटी से ही सरकार बनी, चाहे बीजेपी को सीटें आ गई कितनी भी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन कुछ दूसरे ग्रुपों ने मिला के बना ली। लेकिन कंपनी के केस में क्या होगा, टेक ओवर उसका माना जाएगा जो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, सिंगल लार्जेस्ट होल्डिंग जिसकी होगी, है ना। नो परसेंटेज स्पेसिफाइड, कोई भी ऐसी परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं की गई है। ओके, तो कंट्रोल के लिए क्या है, अपॉइंटमेंट की पावर और डायरेक्शन की पावर यदि आपके पास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और 100% की नहीं, मेजॉरिटी की नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा, यदि आपकी सबसे ज्यादा पावर है तो आप क्या कहलाएंगे, आपने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। एक की 16% थी, आप पे 10% थी, 7% और मार्केट से खरीद लिए तो आपने टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर का मतलब क्या है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर ये जो कंट्रोल होगा कैसे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, कौन करता है बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जितनी परसेंटेज होगी तो डायरेक्टर्स पे कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्टर्स पे कंट्रोल होगा बाय शेयर होल्डिंग।
ओके, तो डायरेक्टर्स पे कौन अपॉइंट करता है? हाँ जी बताइए, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो हमें यदि मैनेजमेंट एक्वायर करना है तो मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें शेयर होल्डिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट टेक ओवर मीन्स आपको मेजॉरिटी, लार्जेस्ट, मैक्सिमम कह दीजिए, यानी लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, आप या आपका ग्रुप लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होना जरूरी है। अल्टीमेटली टेक ओवर के लिए एक्विजिशन का ये चार्ट घूम के कहां पहुंच गया? एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग। आप इधर से जाएंगे या आप कहिए शेयर होल्डिंग, हमने यहां से लिया शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से हमने बोर्ड किया, बोर्ड से मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट को टेक ओवर हो गया। तो ये पूरी सर्किल टेक ओवर की आपको समझ में आई कि आपको शेयर टेक ओवर का मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। Acquisition of control of management means acquisition on control over board of directors. Acquisition and control of board of directors means acquisition of shareholding, क्योंकि शेयर होल्डिंग के बेसिस पर ही आपको डायरेक्टर अपॉइंट होना है। ठीक है, तो 9 में से 5 डायरेक्टर आपके अपॉइंट हो गए तो मेजॉरिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी मेजॉरिटी हो गई, टेक ओवर हो गई। हालांकि जनरली हम क्या करते हैं कि 9 डायरेक्टर्स में यदि 5 डायरेक्टर्स हमारे हैं, हमारा टेक ओवर हो गया। हालांकि लॉ एक्ट क्या स्पेसिफाई करता है? वो कोई टर्म्स नहीं दे रहा कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल्स की कई जगह हमारा कंपनी एक्ट जरूर स्पेसिफाई करता है, लेकिन इंटरनेशनली टेक ओवर का केवल कंट्रोल है, कंट्रोल एक्सरसाइज होना चाहिए। तो यहां भी क्या किया है कि उसको जितने ऑलरेडी एक्वायर शेयर्स हैं उसमें थोड़ा और ऐड करके यदि वो मैक्सिमम शेयर होल्डर हो जाता है, ठीक है, तो राइट टू मेजॉरिटी का मतलब सबकी मेजॉरिटी नहीं, राइट टू मेजॉरिटी का मतलब सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स। ठीक है, राइट टू अपॉइंट मोर एंड मोर डायरेक्टर। तो क्या होता है, धीमे धीमे टेक ओवर के मतलब प्रोसेस ऐसी नहीं है, टेक ओवर का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि धीमे धीमे स्लोली, पहले हमने 1% शेयर होल्डिंग ली, धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं 2%, धीमे धीमे 3%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%। तो टेक ओवर इज जैसे जैसे हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ती जाती है, हमारा राइट बढ़ता जाता है, राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर, और जैसे जैसे राइट बढ़ता जाता है हमारा मैनेजमेंट पर कंट्रोल बढ़ता जाता है, और मैनेजमेंट पर कंट्रोल बढ़ने के साथ एक बार ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम आ जाता है कि सारे शेयर होल्डर से ज्यादा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा हो जाता है। जब हमारा सबसे ज्यादा डायरेक्टर में कंट्रोल हो जाता है तो हमें क्या करना है, और हम बिगेस्ट शेयर होल्डर्स हो जाते हैं तो हमारा टेक ओवर माना जाता है। जो कंफ्यूजन है, जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, टीचर्स के दिमाग में भी कंफ्यूजन है, कई बार प्रोफेशनल्स के दिमाग में भी कंफ्यूजन है कि टेक ओवर का मतलब 50%, 50%, 50%, इसको अपने दिमाग से, दिल दिमाग जहन से आउट कर दीजिए। आपको समझना क्या, टेक ओवर मीन्स लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, यानी लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर। ठीक है, और ये भी नहीं टेक ओवर का मतलब कि एक साथ हो सकता है आपका 14% शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी का 15% है, तो बाई एक्वायरिंग ओनली 2% you will become the largest shareholders, तो ये टेक ओवर कहा जाएगा। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है, बाकी ज्यादा डिटेल में हम जब सेबी टेक ओवर कोड बताएंगे तब आपको बताएंगे। इसके अंदर क्या है कि आप एनी परसेंटेज, लॉ कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, 50% हो टेक ओवर के लिए। तो कुल मिला के टेक ओवर की प्रोसेस आपको समझ में आई? यस सर। तो अब हम आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। टेक ओवर क्या है? टेक ओवर मीन्स एक्विजिशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल कब होगा? जब हम वी विल एस्टैब्लिश और एक्वायर
कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कब होगा? जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, उनको डायरेक्ट कर सके। अपॉइंटमेंट की पावर किसकी है? पावर है शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स, तो हमें शेयर होल्डर्स बनना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर एक्वायर करने हैं, जिससे कि हम लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स बन जाए। ऐसा नहीं है एक बार में, ग्रेजुअली भी हम शेयर लेते जाते हैं, ग्रेजुअली अपना कंट्रोल बढ़ाते जाते हैं। जिस समय हम लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स पे पहुंच जाते हैं, उस समय एज पर लॉ टेक ओवर। जनरल पार्लेंस में हम लोग क्या सोचते हैं? मोर देन 50% देन टेक ओवर। ऐसा नहीं है। टेक ओवर क्या है? 80% पब्लिक के पास है, 20% कुछ शेयर होल्डर्स के पास है, एक शेयर होल्डर्स के पास 8% है, एक के पास 6% है, एक ग्रुप के पास 8%, एक ग्रुप के पास 6%, एक ग्रुप के पास 4%। 4% वाला 5% शेयर्स ले लेता है दूसरे शेयर होल्डर से, उसके 9% हो जाते हैं। या 8 वाले से 3% ले लेता है, तो उसके घट के 8 की जगह 5 रह गए, दूसरा 6 का है, ये 4 + 3 7 हो जाएगा। तो ये समझ लिए, by acquiring only 3% share, he has become the majority share, largest shareholder. That means he has taken over the company. ये बताता है लॉ। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा टेक ओवर के बाद में के बारे में बताया, जिससे कि आपको जनरल एक ओवरऑल लेमैन आइडिया हो जाए टेक ओवर का। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में जब शुरू करेंगे, तब हम आपको टेक ओवर कोड का जब नंबर आएगा, सेबी टेक ओवर कोड लेंगे। आज का पर्पज केवल इतना था कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए अबाउट टेक ओवर कोड। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम सेबी टेक ओवर कोड 2011 ले रहे हैं। अभी तक क्योंकि जो सेबी टेक ओवर कोड 1997 रिप्लेस हो गया है सेबी टेक ओवर कोड 2011 से। अभी तक हमने टेक ओवर के बारे में बेसिक आपको लास्ट लेक्चर में बताया। साथ ही साथ हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि सेबी टेक ओवर कोड जो कि लेटेस्ट आया है, सेबी टेक ओवर कोड 2011, और वो इंप्लीमेंट भी हो चुका है। और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2014, सेबी के अमेंडमेंट जो 21 दिसंबर 2014 को, और क्लैरिफिकेशन in 2015 has changed take over substantial acquisition and insider trading, all has been changed drastically। तो नए माहौल में नई सरकार के साथ और नए टेक ओवर कोड के साथ हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये चेंजेस बहुत जबरदस्त हैं। ये केवल कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, ये चेंजेस ऐसे हैं जो फंडामेंटल हैं, प्रिंसिपल बेस्ड हैं, और बहुत ही पूरी टेक ओवर प्रोसेस को ड्रास्टिकली चेंज करते हैं। तो टोटल 35 रूल्स या यू कैन से रेगुलेशंस या क्लॉज आप कह लीजिए, वो है इस टेक ओवर कोड के अंदर, जिसको हमने
6 भागों में बांटा है। रूल्स क्लॉज 1 to 2, क्लॉज 3 to 11, क्लॉज 12 to 23, ओके, क्लॉज 24 to 27 and clause 28 to 31 and clause 32 to 35। इस तरह हमने फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो क्लॉज हैं फर्स्ट एंड 2 दीज आर रिलेटिंग टू की डेफिनेशंस। इसके अंदर की डेफिनेशंस दी हुई हैं। हालांकि लेक्चर के शुरू में हमने स्लाइड के द्वारा भी नए टेक ओवर कोड को और इन सबको आपको समझाने की कोशिश की है। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन रिवर्ट बैक और आप उस जो स्लाइड्स हैं इस लेक्चर के बिगनिंग में, वीडियो लेक्चर के बिगनिंग में, आप उनको देख सकते हैं। इसके अंदर सब्सटेंशियल एक्विजिशन के बारे में हमने बताया, रूल 3 to 11 के अंदर। 1223 में ओपन ऑफर का कंसेप्ट, ये सारा बताया। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने बताया अदर ऑब्लिगेशंस, एक्शन मतलब एक्शन इन कंसर्ट, ट्रांसफरिंग कंपनी, एक्शन इन टारगेट कंपनी, मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट 20 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर, डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रोल, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर, डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रोल लिमिट्स। एंड 32 लास्ट पार्ट में हमने बताया पावर ऑफ बोर्ड टू इशू डायरेक्शंस, पावर ऑफ सेबी या पावर ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शन। हाँ जी, तो सेबी टेक ओवर कोड में आप क्या समझेंगे? सबसे पहले की डेफिनेशंस। ये होता क्या है? टेक ओवर किसी भी कंपनी के अंदर जो भी कंट्रोलिंग स्टेक लेना उसको कहते हैं टेक ओवर। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि 51% लेना, सबसे ज्यादा लेना या जिससे भी कंट्रोल हो सके, दैट इज कंट्रोलिंग स्टेक। तो वो सब चीज हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। इसमें हम कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को सेबी टेक ओवर कोड 2011 के हिसाब से, ठीक है। सेबी टेक ओवर कोड 1997 को स्टडी करने का अब कोई लॉजिक नहीं और ना उसको हमें स्टडी करना है। हमें देखना क्या? सेबी टेक ओवर कोड 2011। ओके, तो इस तरह से हम सबसे पहले समझते हैं की डेफिनेशंस, ठीक है। तो इसको हम बाकी सबको इरेज कर दें। हाँ जी, बताइए। सेबी टेक ओवर कोड 2011 को हमने टोटल को टेबल के माध्यम से 6 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है जिसमें कि क्लॉज 1 से 2 है, ये आप कह लीजिए रेगुलेशन 1 to 2 है, जिसको हमने की डेफिनेशंस का है।
दूसरा पार्ट 3 to 11 क्लॉज है जिसमें सब्सटेंशियल एक्विजिशन के बारे में बताया गया। ठीक है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन के बारे में हमने इसके अंदर बताया सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट। substantial acquisition of share, substantial acquisition of voting right and substantial acquisition of control. Substantial acquisition of control. Okay. इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट बताइए। थ्रेशोल्ड लिमिट, ओपन ऑफर कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, साथ में एग्जेम्पशन कब ओपन ऑफर से किस एंगल में और कब कब हमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं, ये हमने बताया। ओपन ऑफर प्रोसेस बताइए और इसका कंसेप्ट बताया। ओके, इसमें साथ साथ हम आपको बताएंगे वॉलंटरी ऑफर भी। और उसके बाद में नेक्स्ट अदर ऑब्लिगेशन, एक्शन इन कंसर्ट की, टारगेट कंपनी की। ओके, मर्चेंट बैंकर की टारगेट कंपनी आपको पता है जिसका टेक ओवर किया जा रहा है वो है टारगेट कंपनी, और जो मिल के काम कर रहे हैं वो एक्शन इन कंसर्ट, पीएसी कहते हैं, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। ये सब अभी आपको डेफिनेशंस के द्वारा क्लियर हो। हाँ जी, यहां तक बात आ रही है समझ में? कर लो, कर लीजिए। इस चार्ट को आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम आते हैं की डेफिनेशंस पर। हाँ जी, सबसे पहली डेफिनेशन है एक्विजिशन। एक्विजिशन फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी, एक्विजिशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्विजिशन? Acquisition means acquiring or applying for acquiring, acquiring or application for acquiring, applying for acquiring. Acquisition means
acquiring, applying for acquiring, voting right, or control through shares, थ्रू लिख दीजिए ऑफ शेयर्स, ओके। वाई एक्वायरिंग राइट, क्या क्या राइट, राइट टू नंबर 1 अपॉइंट राइट बाय appointing majority by acquiring right to appoint majority of directors। या तो हम लोग क्या करें कि शेयर्स और कंट्रोल के द्वारा हमें राइट मिल जाता है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ जी, कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। हम शेयर्स एक्वायर करके उसके द्वारा वोटिंग राइट या कंट्रोल के साथ में हमें राइट मिल जाता है 3 चीजों का, या तो राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और राइट टू कंट्रोल द पॉलिसी। दैट इज विल बी कॉल्ड एक्विजिशन, ओके। अब ये एक्विजिशन में भी इट में बी इंडिविजुअली, it may be individually or person acting in concert or PAC। PAC means person acting, जो मिलके डिसीजन लेके person make acting in concert। ओके, और ये किस तरह एक्टिंग इन कैंसर, जिससे कि डायरेक्शन इन तो या तो शेयर होल्डिंग को कंट्रोल कर लेते हैं या वोटिंग राइट को कर लेते हैं या एग्रीमेंट के द्वारा कोई बाय से एग्रीमेंट, अरेंजमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट। ये कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज होता है? यदि शेयर होल्डिंग का कोई राइट हो जाए, बहुत वोटिंग राइट मिल जाए या हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाए इस तरह का कि भाई ऐसे ऐसे पॉलिसी, या वोटिंग के अंदर वोटिंग का एग्रीमेंट हो जाए, किसी भी तरह हम यदि वोट कंट्रोल कर लेते हैं जिससे कि डायरेक्टर्स मेजॉरिटी के हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अकेले या पर्सन इन कंसर्न, या
कंट्रोल करते हैं पॉलिसी को या कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट को, डेट विल बी कॉल्ड एज एक्विजिशन। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्वायरर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्वायरर। ये एक्वायरर कौन होता है? एक्वायरर मीन्स हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, who directly or indirectly acquire shares, voting right or control directly or indirectly acquire or agrees to acquire और एग्रीज टू एक्वायर। अभी एक्वायर नहीं किया है लेकिन एक्वायर करने का मन बना लिया। ओके, हिमसेल्फ और थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट क्या चीज वही शेयर होल्डिंग, वोटिंग राइट, कंट्रोल विल बी कॉल्ड एज एक्वायरर। जो भी whoever, हु या whoever कह दे, जो भी whoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर और एग्री टू एक्वायर, ठीक है। अब जो भाई डायरेक्टर होते हैं, टारगेट कंपनी के डायरेक्टर होते हैं या ऑफिसर होते हैं टारगेट कंपनी के, वो भी तो कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं टारगेट कंपनी के, ठीक है, तो दे विल नॉट बी कॉल्ड एज एक्वायरर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग, कंट्रोल और शेयर होल्डिंग। जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स वगैरह हैं, दे विल नॉट बी कॉल्ड एक्वायरर, क्योंकि दे आर होल्डिंग कंट्रोल मेनली बाय वर्च्यू ऑफ सच पोस्ट। जिस पोस्ट की वजह से दे आर होल्डिंग कंट्रोल, दे विल नॉट बी कॉल्ड एक्वायरर। ओके, अब क्या था ये एक्वायरिंग, क्या जो काम था, ये एक्वायरिंग क्या होनी चाहिए थी? मार्केट से। एक्वायरिंग जो होगी, ये एक्वायरिंग कहां से होगी?
एक्वायरिंग होगी बाई फ्रॉम मार्केट और टेक ओवर ओपन ऑफर या वॉलंटरी ऑफर के द्वारा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जिसको कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल, बोनस हो गया, राइट हो गया, स्वेट इक्विटी हो गई, यानी प्रेफरेंशियल के द्वारा एक कंपनी ने अपना शेयर 2.24.10% कर लिया, क्योंकि एक्विजिशन के लिए 25% की कंडीशन है, तो उसने 25.10% कर लिया नील से। तो उसने कहा कि भाई हमने कोई एक्वायर बाहर से थोड़ी किया है, तो इसलिए वी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेक ओवर कोड। लेकिन केस था तो नेगेटिव के लिए एक डिसाइडेड कोर्ट का केस है, डाइकाफिल केमिकल कंपनी, 14 फरवरी 2007 का, जिन्होंने ये एग्जाम्शन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये भी टेक ओवर के अंदर आएगा, दिस विल आल्सो कम अंडर टेक ओवर। हाँ जी, समझ में आया? बताइए। अब एक डेफिनेशन है अबाउट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। ये क्या होते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स? और ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। इसके लिए क्या है, मान लो हम ये जुलाई 2015 के अंदर टेक ओवर कर रहे हैं, तो लास्ट जुलाई 2014 से लेके जून 2015 तक जिनका टर्नओवर 10% होगा, that will be frequently traded share. So there should be the 10% volume during last 12 months preceding the takeover. Okay? तो ये जो है, अब इनकी डेट ऑफ टर्नओवर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, तो ये भी मैं एक चार्ट के डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं क्लियर कि ये कैसे की जाएगी। डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसको ट्रिगरिंग डेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग, कब ट्रिगर किया। ठीक है, तो ये जो है ऑफर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज,
ठीक है, डेट, आइडेंटिफाइड डेट, फाइंड डेट ऑफर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज और फॉर टेंडरिंग पर्पज, फॉर टेंडरिंग पर्पज। उसके बाद है डेट ऑफ पेमेंट और शेयर ट्रांसफर। और विड्रॉल और विड्रॉल डेट। तो इस काम के लिए टेंडरिंग पर्पज के लिए 10 वर्किंग डे दिए जाएंगे, यानी 10 दिन कम से कम ओपन रहेगा, और 10 वर्किंग डे फॉर आइडेंटिफिकेशन पर, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि टेक ओवर हो रहा है। तो ये 10-10 दिन दोनों कामों के लिए, आइडेंटिफाइंग, टेक ओवर, और 10 दिन है फॉर द टेंडरिंग। अब आ जाइए डेफिनेशन। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। पर्सन या पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा ध्यान से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि ये होता क्या है पर्सन इन। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसको पर्सन एक्टिंग, पीएसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। पर्सन एक्टिंग मीन्स whoever for common object, who for common object एक्वायर, क्या एक्वायर करेगा, शेयर, वोटिंग राइट एंड कंट्रोल। जो भी कॉमन पर्पज के लिए वोटिंग राइट, कंट्रोल और शेयर्स, ठीक है। किसके ऊपर, ओवर टारगेट कंपनी, जो भी टारगेट कंपनी है उसके, ठीक है। कैसे एक्वायर करता है, परसुएंट टू एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, ये कैसा हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओके, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये जो एग्रीमेंट हो सकता है, फॉर्मल
हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है या फिर हो सकता है इनफॉर्मल। तो जनरली क्या होता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट जनरली प्रमोटर्स होते हैं, सब्जेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ शेयरिंग ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो जनरली क्या है, प्रमोटर्स हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कि कॉपरेट करते हैं फॉर एक्वायरिंग शेयर। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर दो केसेस डिसाइड हुए हैं। एक तो निखिल मनसुखानी का ये रीसेंट केस है 2012 का, और एक पुराना केस है के मोदी वाला, ये 2003 का है। इन दोनों केसेस के अंदर इट वाज डिसाइडेड कि भाई पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट तभी माना जाएगा जब उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। ओके, ये समझ में आया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। तो ये यदि आपने किया हो तो मैं आपको बताता हूं एंटरप्राइज वैल्यू। हाँ जी, बात कुछ समझ में आती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एंटरप्राइज वैल्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? तो एंटरप्राइज वैल्यू मीन्स वैल्यू कैलकुलेटेड एज, इसमें कैश को या कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर वैल्यू कैलकुलेटेड एज क्या क्या चीजें इसमें कैलकुलेट की जाएगी? मार्केट कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो भी मार्केट कैपेबिलिटी है कंपनी की, मार्केट कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंशियल प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस टोटल कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट। तो कैश है या जो कन्वर्ट हो सकता है तुरंत कैश में, कैश के बराबर है, एफडीआर है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, इन सबको माइनस कर दिया जाएगा। ओके, सपोज मार्केट कैपेबिलिटी है 10,000, 10 रुपए वाला शेयर है, डेट है 5,000 रुपए, प्रेफरेंस शेयर है 25,000,
10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 10,000, टोटल कैश है 4,000। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 25 तो 35 और 5 40 माइनस 4,000। तो एंटरप्राइज वैल्यू कितनी होगी 1,36,000। ये आपकी हो गई एंटरप्राइज वैल्यू। ओके, अब आ जाइए कुछ और डेफिनेशन पे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है लेस देन 50%, लेस देन 50% शेयर्स प्लस नॉन कंट्रोल। कंट्रोल तो 25% पे भी हो सकता है, ऑफ नॉन कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स का या अदर कंपनी का कंट्रोल नहीं है और साथ ही उन पे 50% से कम की शेयर होल्डिंग है, तो उसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये जो कैश है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं और जिनकी हाई क्रेडिट होती है, हाईली जो लिक्विड होती है, तो वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाती। यदि क्रेडिबिलिटी नहीं है उन सिक्योरिटीज की, ओके, तो वो हाई लिक्विड नहीं मानी जाएगी। ये प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक, ये समझिए प्रेफर्ड स्टॉक एक तरह का प्रेफरेंस शेयर ही है, यानी जिसपे भी प्रेफरेंस मिलती हो, प्रेफरेंस इन डिविडेंड एंड असेट्स इन वाइंडिंग अप। तो ये किसको मिलती है? ये मिलती है प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इसके अंदर जहां वर्ड यूज हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब इसके अंदर कुछ चीजें आपको और कैलकुलेट करनी होंगी। ये बात समझ में आती है? हाँ जी, कर लीजिए नोट। हम इधर थोड़ा सा जगह है यहां पे लिखते हैं। हमारे पास 100 शेयर थे 1/4/2016 को। ओके, उसके बाद में 15/9/2016 को और 20 शेयर इशू हुए, 20 हुए। उसके बाद में 1 मार्च को 2017 को फिर 80 शेयर इशू हुए। तो टोटल जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे ऑन द डे बेसिस, तो ये कितने दिन रहे? पूरे 365 दिन। ये कितने दिन रहे? 15 दिन सितंबर में, 31 अक्टूबर में, 30 नवंबर में, 31 दिसंबर में, 31 जनवरी में, 28 फरवरी में, 31 मार्च में, 1, 8, 9, 10, 11। ये रहे 197 डेज और ये रहे आपके 30 दिन।
31 डेज। तो ये जो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी डिवाइडेड बाई तो 100 इंटू 365 प्लस 20 इंटू 197 प्लस 80 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365। तो ये आएगा आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम वेटेड। इसी तरह हमें क्या निकालनी होती है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस आप समझ लीजिए। तो हमारी 100 रुपए प्राइस रही, मान लो 1 अप्रैल से 100 रही हमारी 30 दिन, 150 रही हमारी 50 दिन, 200 हमारी प्राइस रही 61 दिन, 300 हमारी प्राइस रही 10 दिन, 500 हमारी प्राइस रही 1 दिन, और 50 हमारी प्राइस रही 5 दिन। ठीक है, 5 1 6 10 16, 260 दिन तो ये हुई। ठीक है, उसके अलावा बाकी बचे साल में कितने दिन, 158 दिन हमारी प्राइस रही 400। तो इन सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये आ जाएगी आपका वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। तो वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, जितने जितने दिन जो प्राइस रही उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी विल गेट वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। तो ये सब हमने कुछ ना कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। ओके, अब हम समझेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे क्या होता है ऑफर, कितनी टाइप के ऑफर होते हैं, कौन से मैंडेटरी ऑफर होते हैं, कौन से वॉलंटरी ऑफर होते हैं, क्या होता है इनिशियल थ्रेशोल्ड, क्या होता है क्रीपिंग एक्विजिशन, क्या होता है चेंज इन कंट्रोल, ओके, क्या होता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है चेंज इन कंट्रोल एज पर टेक ओवर कोड, और जो पुराना कोड था सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड, उसमें क्या था और अब क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो सुनिए, टाइप ऑफ ऑफर, ये कर लिया आपने नोट? हाँ जी। तो आप सुनिए, टाइप ऑफ ऑफर,
हाँ जी, टाइप ऑफ ऑफर, ओपन ऑफर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैंडेटरी और दूसरे हैं वॉलंटरी। मैंडेटरी जिनको हम ट्रिगर ऑफर भी कहते हैं, ये ट्रिगर ऑफर कम से कम 26% के होने चाहिए और वॉलंटरी ऑफर 10%। ओके, ये होना चाहिए कम से कम 26% और ये है। अब हम समझेंगे ये 26% होता कैसे। आप समझिए, मान लो 70 प्रमोटर्स के पास है और माइनॉरिटी के पास है 50, टोटल 120 है। ये आगे परसेंटेज में यदि देखेंगे तो 58.33। ओके, तो ये जो 26% होता है ऑफ पोस्ट इश्यू, जिस तरह डिवीजन और डिजिबल राइट में तो पोस्ट इश्यू शेयर कैपिटल। ओके, मैंडेटरी ट्रिगर। अब क्या है कि ऑफर के लिए जो इनिशियल थ्रेशोल्ड है दैट इज 25% या 25% से ज्यादा हो तब टेक ओवर इनिशियल थ्रेशोल्ड है। ठीक है, चाहे वो शेयर में हो चाहे। और क्रीपिंग क्या होता है? क्रीपिंग में क्या है, 25% से लेके आप 75% तक कर सकते हो। 75% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता लिस्टेड कंपनी, लेकिन इन 1 ईयर 5% से ज्यादा साल में नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें जो है 5% जो होगा इसमें नेटिंग ऑफ अप्लाई नहीं है, नेटिंग ऑफ नहीं चलती। और इंडिविजुअल नेटिंग ऑफ का मतलब आपने 2% खरीदे, फिर 3% खरीदे, फिर -4% बेच दिए। मान लो 2% खरीदे, फिर पूरे के पूरे बेच दिए, फिर मान लो आपने 1% खरीद लिए, तो ये 5% हो गए। ये -4% को नेट ऑफ नहीं करेंगे, यानी जितना खरीदा बेचने वाले को हम नहीं जोड़ेंगे। ओके, अब जो हम ये बता रहे थे इसमें ये 41.67% 100% में। अब मान लो 16 शेयर और लिए तो ये 86 हो गया, ये 50 हो गया, ये हो गया 136। ये जो है 70 का कितने % हुआ? हाँ जी, ये जो है हो गया 11.99%। लेकिन अब इसको बढ़ने के बाद में 86 और इसका निकालेंगे तो ये हुई 68.33%, ये हुई 30.66 100। तो हमारा बढ़ा कितना? ये हो गया 63.33। तो ये +5% हुआ, ये -5%, जबकि यहां 11.9% है। लेकिन क्योंकि ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे एक्विजिशन की नहीं, जो परसेंटेज रह गई, तो कुल मिला के
फ्रेश अलॉटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है 11.99%, करीब 12% का हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इन द कंट्रोल केवल 5% का हो रहा है। 5% तक तो अलाउड है क्रीपिंग, तो वो क्रीपिंग के एरिया के अंदर आएगा, लिमिट के अंदर आएगा वोटिंग राइट। हाँ जी, बात कुछ समझ में आती है? तो 5% से ऊपर भी जब भी होगा क्रीपिंग में तो ओपन ऑफर करना पड़ेगा। ये जो इनडायरेक्ट एक्विजिशन, डायरेक्ट एक्विजिशन के अलावा इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि हम उसको ना खरीद के कोई ऐसी कंपनी खरीद लें। मान लो ए को कंट्रोल करने की जगह हमें पता है कि ए के शेयर बी के पास हैं, हमने ए को कंट्रोल टेक ओवर करना है, तो हमने क्या किया, बी के शेयर खरीद लिए, तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो गया। तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन भी टेक ओवर के अंदर आ जाएगा, दैट विल बी कवर्ड इन एक्विजिशन। एक्विजिशन की डेफिनेशन के टाइम पे हमने क्या बताया था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप समझिए चेंज इन कंट्रोल। हाँ जी, अब आप समझिए चेंज इन कंट्रोल। चेंज इन कंट्रोल, तो चेंज इन कंट्रोल कैसे हो सकता है, एक तो शेयर एप्लीकेशन के द्वारा और एक हो सकता है ओपन ऑफर के द्वारा। तो 1997 वाला जो कोड था, टेक ओवर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन कोड, ये दोनों अलाउ करता था। अब ये 2011 वाला जो टेक ओवर है ये अप्लाई नहीं करता, हमें केवल ओपन ऑफर ही करना पड़ेगा। विदाउट ओपन ऑफर, ओके, विदाउट ओपन ऑफर टेक ओवर नहीं हो सकता। यदि होगा तो डेट विल बी इन वायलेशन ऑफ द टेक ओवर को। ओके, अब आ जाता है एक वॉलंटरी ऑफर। वॉलंटरी ऑफर, हाँ जी, वॉलंटरी ऑफर हमने बताया था कितने का, 10% का। तो जिसके पास प्रायर होल्डिंग 25% की है या ज्यादा है और पिछले 52 वीक्स में नो एक्विजिशन, तो वो क्या कर सकता है, 10% का वॉलंटरी एक्विजिशन कर सकता है। लेकिन जो लेस देन 25 वाले को ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। जिसपे लेस देन 25% है उसको तो 26% का ही एक्विजिशन करना पड़ेगा। ये वॉलंटरी एक्विजिशन 10% का राइट किसको मिलेगा, जिसका 25% से ज्यादा है और उसने 52 वीक्स में कोई एक्विजिशन नहीं किया है। ओके, और एक बार जो एक्विजिशन करने के बाद में 6 महीने में वो दोबारा एक्विजिशन नहीं कर सकता जब तक कि वो या तो एग्जेम्प्ट ना हो वारंटी ऑफर से, या जो कंपटीशन जो रूल्स हैं 31 के उनको पालन करता हो। साथ ही साथ
जो 75% से एक्सीड तो होना ही नहीं चाहिए। टोटल किसी भी हालत में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% मेंटेन रखनी है। इसलिए 75% से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पे क्या नहीं हो सकती, 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये करते हुए हम लोग ओपन ऑफर कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशन बताई थी, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक बार लेक्चर सुनने के बाद में यू हैव टू स्टडी। जो टेक ओवर कोड है, इसकी स्लाइड्स मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में दी हैं। जो आपको यदि बीच बीच में जहां भी डाउट हो, ये आपको पूरी तरह क्लियर ना हो, यू कैन सी दीज स्लाइड्स। उससे मेरे को लगता है ये पूरा आपको सेबी टेक ओवर कोड बढ़िया से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।